एक अमीर था। चलिए, फकीर सीदी मौला का विद्रोह। फकीर सीदी मौला का विद्रोह। वही तो मैं बता रहा हूँ, माफ कर दिया। इसकी नीतियों के बारे में बर्नी क्यों कह रहा है? ऐसे नहीं कर रहा है, बर्नी वहाँ पे देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है। बर्नी कह रहा है ना कि अपने इसकी नीतियाँ इसकी उम्र से प्रभावित थी और एक चींटी को नुकसान पहुँचाने के मूड में नहीं था। फकीर सीदी मौला। फकीर सीदी मौला का विद्रोह। फकीर सीदी मौला का विद्रोह यह अभी जो है 1290 में हुआ था। 1290-91 में था। यह बाबा फरीद का शिष्य था। बाबा फरीद एक बहुत बड़े चिश्ती संत हुए, उन्हीं का शिष्य था और यह सुल्तान बनना चाहता था। फरीद का शिष्य था, बाबा फरीद का शिष्य था और सुल्तान बनना चाहता था। इसी उद्देश्य से विद्रोह किया, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। नासिरुद्दीन महमूद की एक विधवा बेटी से शादी किया। नासिरुद्दीन महमूद कौन है? जिसको हटा के बलबन शासक बन रहा है। तो इल्तुतमिश के वंश का अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद की एक विधवा बेटी से शादी किया अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। नासिरुद्दीन महमूद के विधवा पुत्री से विवाह किया। यार बड़े घराने में कभी वो वंश इतने लंबे तक शासन किया। इल्तुतमिश से लेके 1265 ईस्वी तक कितना साल हुआ? 1210 से 1265। तो एक जनता में है ना, आज भी देखो जब लोग गृह प्रवेश करवाते हैं या फिर नया घर बनवाते हैं तो उस क्षेत्र के किसी में कहीं ना कहीं तो पुराना राजघराना है, पुराना राजघराना है ना। जैसे कि इधर जाओगे तो इधर मझौली राज, इधर तमकुही राज। तो जब अपना घर की नींव रखवाते हैं तो राजघराने के किले की थोड़ी सी मिट्टी लाके उसमें डालते हैं। ये विश्वास अब भी है। तो जनता में प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना उससे। मैंने कहा ये रिलेट है। हाँ, तो इसलिए शादी किया। इस विद्रोह को दबाया गया, दमन हुआ और इसी विद्रोह में जलालुद्दीन खिलजी अपनी आपा खोया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीदी मौला का विद्रोह किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोजपुरी। दमन करने के बाद इसी विद्रोह में कौन? जलालुद्दीन खिलजी अपना आपा खोया। आपा खोना का मतलब क्या है? मुहावरा। बहुत गुस्से में आ गया और सीदी मौला को हाथी के पैरों से कुचल कर मारने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड दिया और मृत्युदंड किस तरह से दिया जाए वह
वह भी स्पष्ट किया कि मृत्युदंड तो है, लेकिन तरीका क्या रहेगा, इसको लेटा दो, हाथी को चढ़ा दो, इस तरह से। इसके काल में एक मंगोल आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण हटाए। अगला इसके काल में मंगोल आक्रमण, मंगोलों का नेता था अब्दुल्ला। नहीं, 92 में हुआ है। मंगोलों का आक्रमण 1292 में हुआ है। एक मंगोल मात्र आक्रमण हुआ। कब मंगोल आक्रमण हुआ बताओ इसके काल में? 92 में होता है। 1292 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका नेता था कौन? अब्दुल्ला। ये बताओ, अन्य सब्जेक्ट जो पढ़ी हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उन सबों पे नोट्स बनाई हो तो उसको भी पढ़ रही हो ना? तुम्हारी अभी ये 2026 में होगी, 26 वाले में तुम अप्लाई कर पाओगे 21 साल में। तुम लोग फलक रोज कब? अभी नाबालिग हो क्या? अच्छा, तब तो हमारे विभाग की कस्टडी में हो। हाँ? नहीं, एग्जाम तो देना चाहिए। अब तो ये सब डाल दिया ना, नहीं तो हम लोगों के समय जो बच्चे जो तैयारी करते, जो 21 साल से कम था, तो उम्र बढ़ा के एग्जाम देने का जो वो लेते, अब नहीं दिया जा सकता ना। हाँ, तो एज हो गई होगी। नहीं दे पाओ 21। और तो अच्छा है, कम से कम 2-3 साल का जो देखो, अभ्युदय योजना का यही बेनिफिट है। अभ्युदय योजना का यही बेनिफिट है। सबसे अधिक हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो फोकस था वह बच्चियों की तरफ था। लड़कों के लिए तो माँ बाप जो खेत बेच के उसको भेज देंगे इलाहाबाद, दिल्ली, कहीं पे भी, लेकिन बच्चियों के लिए खेत बेचना तो दूर की बात है, घर में अगर जो SIP चला रहा है, बैंक बैलेंस, तो वो भी तोड़ना नहीं चाहेंगे। एक तरफा उनको दोष भी नहीं दिया जा सकता। दरअसल समाज का जो इज्जत का केंद्र है ना, वह बेटियां हैं भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में। लड़का कुछ भी गलती करे तो फिर कोई बहुत ही प्रॉब्लम नहीं, और लड़की से थोड़ा सा भी भूलवश भी गलती हो गई तो फिर जो समाज में उस परिवार को जीना हराम हो जाता है। इसलिए बच्चियों को भी कम से कम माँ बाप जो पैदा किए, परवरिश किए, तो उनके अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वो मजबूर है। अभ्युदय योजना एक ऐसी योजना आई जिसमें बच्चियों के लिए उसके जिले में ही मिल गया। दिन भर लड़की कहीं पे भी रहे, पढ़ाई लिखाई के लिए किसी स्कूल में चली जाए, शाम को आ गए तो माँ बाप संतुष्ट। लेकिन अब वो भी नहीं कि अब दिन भर के लिए छोड़ दिए, दिन भर के लिए अनर्गल काम करे। पढ़ाई लिखाई में उसको जो है, यही कारण है देखो, कभी भी अभ्युदय में भी लड़कियों की अटेंडेंस लड़कों की अपेक्षा अधिक रहता है। ऐसा नहीं कि लड़के जो है लड़कियों को नहीं कहते चलो सिनेमा देखने, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के प्रति जो है फोकस रहती है। अगर जो किसी लड़के को लड़की कहते कि सिनेमा देखने चलिए, तो उसके लिए वो कोचिंग गया भाड़ में। ऐसा प्रकृति ने ही बना दिया ना। ये इनकी तुलना धरती से क्यों की जाती है? लड़की औरतों की तुलना जो है धरती से की जाती है, क्योंकि धरती में धारण करने की क्षमता होती है। अब क्या धारण करती है? धैर्य, पेशेंस। लड़कों में पेशेंस नहीं होता।
जबकि जिस उद्देश्य के लिए जो है लड़के लड़कियों के पीछे फतिंगा बन के नाचते हैं ना, लड़की वास्तव अपने औकात पे उतर गई ना, तो फिर उनकी बस की बात ही नहीं है कि वो अपना कुछ कर पाए, बस वो अपने औकात पे उतर जाए। चीज़ें जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो सबको दबा के लड़की आगे बढ़ने के प्रयास में लगी रहती है। एक बार जानते हो हमारा जो ममहर है वो नदी किनारे, अब तो ठीक है गाड़ियाँ और ये चल रही, रोड चल रहा है, गंडकी नदी किनारे, तो वहाँ पे पहले इक्का गाड़ी चलती थी, हम कक्षा 12 में पढ़ रहे थे। तो जो इक्का वाला था उससे जो है अचानक हमारे दिमाग में आया कि जब भी इक्का पे बैठते हैं तो घोड़ी ही रहती हैं, घोड़ा नहीं। ऐसा क्यों? हम भी देखते हैं वही रहते हैं। तो उससे पूछे तो बताया, देखिए घोड़ियाँ जो होती हैं वो अपने लक्ष्य पर फोकस होती हैं। यदि इक्का में घोड़ा को नाद दिया जाए तो घोड़ा अगर जो कहीं पे भी घोड़ी को देख लेगा चलते हुए, तो ये नहीं देखा कि रोड पे चल रहे हैं कि गड्ढे में चल रहे हैं। हम लोग लगाम खींचते ही रह जाएंगे, घोड़ा जो उलाट देगा। अरे यार बैल को क्या बनाया जाता है देखते हो ना, पहले कूट काट के क्या किया जाता है उसको, उसके बाद से उसको नाक लगाया जाता है और इसका प्रोसेस ही खत्म कर दिया जाता है। और घोड़ी जो है 1000 घोड़े चल रहे हैं और तभी उसके तरफ ताकेगी। वो जहाँ उसको जाना है, जो इक्का वाला जहाँ लेके जाना चाहेगा वहीं जाएगा। आज रिजल्ट लड़कियों का लड़कों से ऊपर क्यों जा रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अपने लक्ष्य के प्रति जो है प्रतिबद्ध होती है। और लड़के यूपीएससी और यूपीसीएस की तैयारी करने के लिए जो तैयार क्या कैसे बराबर यहीं पे देख लो ना, यदि हम सबको पास कर दें तो गिनो ना कितना बराबर जाओगे। सबको हम कहते हैं कि सबको हम पास करेंगे, हमारे पास पोस्ट है 50, आज जितने लोग जो है पेपर में बैठेंगे सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। कई सेलेक्ट हो गए तुम लोग? कई हो गए गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्या देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 8 और 22 में बराबरी कर लोगे? कौन गणित पढ़ेगा? 8 समझ 22 का अनुपात होगा, तो जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। आगे गांव में बैठ के जो गुर्देल चलाएगा वो आगे बढ़ेगा। वो एक अच्छा शिकारी हो सकता है लेकिन प्रशासक नहीं हो सकता। ये समय जो चिड़िया मारेगा, और जब बुढ़ौती आ जाएगी खेती करने में न होता तो बानर मारेगा गुर्देल से, फिर योगी जी के साथ को दौड़ाएगा, जीवन कट जाएंगे। समझे? सब लोग श्री कृष्ण नहीं, तो कैसे रहना चाहिए सर लड़कों को? श्री कृष्ण भी जब तक शिक्षा ग्रहण किए ना तो उस समय के टॉप क्लास के टीचर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कौन थे? संदीपनी ऋषि के यहाँ। और जो एक शिष्य का धर्म होता है उस धर्म को निर्वहन करते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, चिड़ियाबाजी नहीं कर रहे थे। तो बराबरी कभी नहीं हो सकती। इस पीढ़ी में देख लेना, जब आप लोग 40-45 साल के हो गए ना तो पुरुष गुलामी का दौर शुरू हो गया रहेगा। जो 2000 के पहले स्त्री गुलामी का दौर था वही होगा। देख रहे हो ना महिला सशक्तिकरण। कभी सोचे थे कि औरतें भी जो है बैग मंगाएंगी उसी बैग में काट के डाल देंगे? ये पुरुष किया करता था पहले, करता था कि नहीं? शीशा को सिलबट्टा पर अपने हाथ से पीस के आटा में मिला के खिला दे रहे हैं। तो नारी जग चुकी है, अब नहीं जगोगे तो दिक्कतें हैं। चलिए, पहला आक्रमण हुआ था मंगोलों का, इसके खिलजियों के काल में अब्दुल्ला का। सुल्तान गया
और अब्दुल्ला को पुत्र कह के संबोधित किया, पुत्र कह के संबोधित किया। और जब पुत्र कह के संबोधित किया तो अब्दुल्ला वापस चला गया। और इसी के साथ आया हुआ उलगू खान, इसी के साथ का एक सेनानायक था उलगू खान, यह इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सुल्तान का वह सुल्तान जो मंगोलों को इस्लाम धर्म में दीक्षित कराया, वह कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 4000 मंगोलों के साथ ही इस्लाम स्वीकार किया था। निरंतर शिक्षा का प्रभाव जानते हो क्या होता है? निरंतर शिक्षा का प्रभाव होता है। वो लड़की पिछले साल वो क्लास में जब बैठती थी ना, ये काम करती थी कि हमारे बोलने पर लिख के बैठ जाती। 1 साल केवल लिखी है, इस साल देखो बोल रही है। 26 में जब उसका एज होगा ना तो पेपर बोल देगा। यही होता है तैयारी। किसी भी टीचर क्लास को छोड़ी नहीं। टीचर अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि विकास विकृति ही बेस्ट देते हैं। दृष्टि का एक अदना सा टीचर भी अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करता है। और प्रयास करता है कि हमारे जुबान से कुछ गलत न निकले, क्योंकि टीचर का एक बहुत बड़ा धर्म होता है। उसके एक फैक्ट की गलत जुबान से निकलने पे हो सकता है कि वो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो बच्चे का गलत हो जाए। लिखने की कैपेसिटी उसकी है। हम बोल के खड़े होंगे तब तक वो लिख के उसका कलम रुक जाएगा। ऐसा भी नहीं कि एरो गैरो राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में, अब बस उसी नोट्स को पढ़ के आ रही है, अब उसको भी अच्छा लगेगा। और जब यही लड़की जब अगले साल तक करेगी तब क्या होगा? तब सारी चीज़ें उसके दिमाग में पूरा खाका क्लियर हो गया है। अभी तो सूचनाएं इसके दिमाग में गई हैं, अब सूचनाओं का एनालिसिस करेगी। यही बच्चे 2 से 3 साल की तैयारी में जो है अंडर 25 में सिलेक्शन ले रहा है। चीड़ीमार लोग जो है कि 3 दिन क्लास किए, ये टीचर अच्छे हैं इनको पढ़ेंगे, ये टीचर खराब इनको नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, किसी भी कोई भी टीचर है तो आपसे 20 साल बड़ा है, 20 साल का अनुभव है उसके पास। अगर 40 साल का टीचर है ना तो 20 साल तुम्हारा, 40 साल उसका, 60 साल के अनुभव के लिए चल रहा है। हाँ, अब्दुल्ला के साथ ही ये भी सेनापति आया था उनको खान। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इतना प्रभावित हुआ कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इस्लाम धर्म, मंगोलों में इस्लाम धर्म का संचार या परिवर्तन करवाने वाला सल्तनत का शासक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इन्हीं को ला करके कहाँ बसाया है? दिल्ली में एक जगह है मंगोलपुरी है ना, मंगोलपुरी में इनको ला करके दिल्ली में अभी मंगोलपुरी है, वहीं पे इनको बसाया। ठीक, अभियान बदल गया होगा, सरकार कुछ ना कुछ नाम रखी होगी, अब देखना पड़ेगा। चलिए, अभियान पहला अभियान किया था, करता है रणथंभौर 1290।
लेकिन सफल नहीं हुआ। पहला अभियान है इसका रणथंभौर अभियान 1290 1290 असफल। इसी अभियान में किसका विद्रोह हुआ था? कौन मारने का इसको प्रयास किया था? ताजुद्दीन खिलजी। ये असफल हो गया। और इसी समय इसने कहा, इसी अभियान में जलालुद्दीन ने कहा कि मैं अपने एक मुसलमान के एक बाल के लिए ऐसे 10 किलो को कुर्बान कर सकता हूं। असफलता को क्या कहा कि हमें कोई गिलानी नहीं है। ये तो हुआ कि हमारे मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहाएंगे, क्योंकि ऐसे 10 किले, एक बाल जो मुसलमानों का है 10 किलो के बराबर, 10 किला कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन किसी की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो असफलता कोई बड़ी बात नहीं। 1293 भीलसा अभियान 1293 भीलसा 1293 भीलसा अभियान। भीलसा जानते हो, एक समय तक सिविल की तैयारी जो है दूर भगाती है। लगभग एक वर्षों तक, जब तक बच्चे के अंदर जो है पूरे सिलेबस का पूरा समझ नहीं आ जाता, तब तक लगेगा कि ये तो महासागर है, इससे पार उतरना बहुत मुश्किल है। लेकिन औसत दर्जे के लोग ही सिविल प्रशासक बनते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो या IT में जाएंगे या फिर जो है किस में जाएंगे, नीट में। हाँ ठीक है, लौट के आएंगे, लेकिन अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो 90%, 92%, 95%, 99% तक CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं। वो तैयारी करेंगे नीट और JEE की, उसमें अपना झंडा गाड़ेंगे। यदि झंडा नहीं गड़ पाएगा तो पाया तो या तो सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो फिर जो पागल हो जाएंगे। यही होता है। मेहनत किया है वो, 12 घंटा 14 घंटा बैठा है। यदि उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो उसके ऊपर पक्का है कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं तो फिर सुसाइड। देखो कोटा में आए दिन जो लटक जा रहे हैं सब बच्चे। औसत दर्जे के जो लोग होते हैं वह जो है जिनके अंदर ये होता है कि हम टाइम देंगे और पेशेंस रखेंगे और लेबर करेंगे, मेहनत, वही IAS PCS बनते हैं। इसमें कुछ नया शोध पे आधारित क्वेश्चन नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन वही होता है जो किताबों में है, लेकिन किताबों को यदि कायदे से एनालिसिस करके बच्चा पढ़ाए तो दाएं बाएं भी इतिहास हो तो उसको पकड़ देता है। हाँ, कभी कभी ऐसा मान लो कि जो कोई बच्चा है पूरे सिलेबस को पकड़ के न पढ़ा हो और खिलजी क्रांति के बारे में जानता हो और अलाउद्दीन खिलजी को केवल पढ़ लिया हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन घुसेड़ दिया फिरोज खिलजी से, तो अनुमान ये लगाएगा ना, अरे यार अलाउद्दीन खिलजी का ही तो चाचा या ससुर था, ये कैसे इतना लिबरल नीति अपना सकता है। बर्ने लिख दे कि वो अपने एक चीटी का भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, तो आदमी कहाँ जाएगा? खोजते हुए विकल्पों में जलालुद्दीन खिलजी को काट देगा। जो पढ़ा होगा तो कहे नासिरुद्दीन महमूद हो सकता है, क्योंकि कमजोर शासक था और धर्म के अनुसार शासन कर रहा था।
कुरान की आयतों को लिखता था, जो बेचने के बाद जो इनकम आती थी उस अपना परिवार चलाता था। कहने के लिए सुल्तान अली ने उसके यहाँ एक भी नौकरानी नहीं, तल के यहाँ चला गया। लेकिन सिलेबस को पकड़ के जो बच्चा पढ़ा है तो फिर आप यूपीएससी यूपीपीएससी वहाँ पे भी एक ग्रुप काम करता है। वह जानता है कि क्वेश्चन जो किस किस तरह से मोल्ड कर देना, पुराना ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे सब। तो इसलिए सिलेबस को पकड़ के सिलेबस को पकड़ के पढ़ने के लिए उम्र सबसे अच्छी होती है 18 साल। 18 वर्ष से 21 साल के ड्यूरेशन 3 साल होगा। 3 साल में बच्चा अगर जो कंटिन्यू किसी कोचिंग में बैठ जा रहा है तो उसके दिमाग में पूरा जो है पूरी सिलेबस की जागृति आ जाएगी, उसके बाद मटेरियल भी आ जाएगा। अब 21 साल का हुआ, फार्म डाला, अंडरग्राउंड हो गया अपने मटेरियल को लेके। अब देखो 22 से 23 साल जाते जाते वो सिलेक्शन देता है कि नहीं। लेकिन जो 22-23 साल में सोच रहे हैं कि हमको सिविल तैयारी करनी चाहिए, तो उनको सिलेबस से गो थ्रू होने में लग जाएगा 2 से 3 साल। और 2-3 साल में उनकी एज हो गई कितनी, 25 से 26 साल। और 26 साल में जाने के बाद कुंठा घर से, अब कुछ करो नहीं तो फिर अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई। कुछ परिवार में ऐसा है कि माता जी बीमार है तो शादी हो जाएगी, और जब शादी हो जाएगी तो सब पत्नियां एक समान धैर्यशील नहीं होती। क्यों होती हैं? उसको भी आज के युग के अनुसार वस्तुएं चाहिए, जो नेसेसरी चीजें हैं। क्या चौधरी, ये तो पढ़ रहे हैं, माँ बाप से अपने पैसा ले रहे हैं। माँ बाप सोचेंगे कि लोग कर्क रेखीय देश है, शादी हुई तो बच्चा होना ही है। कर्क रेखीय देश है, ये ग्रीनलैंड और नॉर्वे नहीं है कहीं ओझाई कराओ तब बच्चा होगा, यहाँ नहीं। यहाँ बच्चे तो मुफ्त में होते हैं। पिलसा अभियान करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। इस अभियान का सेनापति बना के भेजा गया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी जब यह अभियान करेगा तो असफल होगा कि सफल होगा? सफल। असफल हो गया तो बहुत अधिक खजाना लेके आया था। इस खजाना को देख के जो सुल्तान खुश, और सुल्तान कहता था कि हमारी तिजोरी का चाबी है, तिजोरी का चाबी। इतना खुश हुआ कि 2 चीज दिया इसको, 3 चीज। अपनी बेटी की शादी कर दिया, जो इसकी सबसे प्रिय पुत्री थी उससे शादी कर दिया अलाउद्दीन खिलजी की। दूसरा, काड़ा मानिकपुर का तो सूबेदार था ही है इक़्तिदार, इसको अवध की भी इक़्तिदारी दे दी गई। अवध की भी इक़्तिदारी। तीसरा, आरी के ममालिक का पद दे दिया। सबसे बड़ी गलती कर दिया कौन? सुल्तान। आरी के ममालिक अर्थात सेनापति, दीवान अर्ज का प्रधान को कहा जाता था आरी जे ममालिक। अर्थात प्रधान सेनापति का पद। काढ़ा मानिकपुर का जो इक्ता है, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है काढ़ा मानिकपुर वाला? गंगा यमुना के बीच का जो गंगा यमुना के मेन दोआब वाला क्षेत्र। और उसका कुछ हिस्सा बचा था अवध, वो भी दे दिया। एक छोटा सा साम्राज्य इसको दे दिया, और साथ में क्या, सेना का प्रधान सेनापति बना का प्रधान सेनापति। आरिज ए ममालिक,
इसको कहा जा, इसका हिंदी में मतलब हुआ सेना का प्रधान सेनापति, आरिजे ममालिक, सेना का प्रधान सेनापति। कितना विश्वास किया इसके ऊपर। 1296 देवगिरी अभियान, 1296 देवगिरी अभियान। अभी इसके पहले जो अभियान किया है और यहाँ से जो भी माल लाया है उसको ये लिया नहीं है क्या? उसको दे दिया। दे दिया ना? वो जब खजाना सुल्तान को दे दिया, केंद्रीय खजाना में रखने के लिए, तभी तो खुश होकर लुटाना शुरू कर दिया। लुटाते लुटाते बेटी भी लुटा दिया, पद और इक़्तिदारी तो लुटाया ही, अपने प्रिय बेटी से विवाह भी कर दिया। चलिए 1296 देवगिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान, देवगिरी अभियान। देवगिरी की एक क्वेश्चन पूछा गया है, देवगिरी की समृद्धि के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ पता चला? तो भीलसा अभियान जब कर रहा था तो उसी समय पता चला कि देवगिरी सबसे समृद्ध राज्य है। देवगिरी अभियान, देवगिरी की समृद्धि के बारे में अलाउद्दीन को भीलसा अभियान के समय पता चला। भीलसा अभियान के समय अलाउद्दीन को पता चला कि देवगिरी बहुत समृद्ध राज्य है। देवगिरी के शासक उस समय थे रामचंद्र देव, यादव वंशी रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। देवगिरी अभियान डायरेक्ट नहीं कर रहा है, सुल्तान से अनुमति लिया कि मैं कहाँ का अभियान करने का वो अनुमति लिया, बताओ किस जगह का? चंदेरी अभियान। सुल्तान से कहलवाया कि मैं चंदेरी अभियान के मूड में हूँ और चंदेरी में अभियान करूँगा, लेकिन चंदेरी न जाके कहाँ चला गया? देवगिरी। अगर यहाँ बता तो क्या वो इजाज़त नहीं देता क्या? अगर यहाँ अटैक करने का मांगता तो हाँ। नहीं देता क्या? नहीं देता, क्योंकि देवगिरी उस समय समृद्ध राज्य था। रामचंद्र देव योग्य शासक थे। उसको पता, वो जानता है कि मतलब ये खा नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन चला गया कहाँ? देवगिरी। रामचंद्र देव पराजित हो गए और अलाउद्दीन यहाँ से अपूत सोना लेके आया। हाँ, यहाँ से बहुत अधिक खजाना लूट के लेके आया। यह भी क्वेश्चन आई इसमें पूछा गया है कि सुल्तान को कहाँ पे सूचना मिली कि ये तो देवगिरी अभियान करती है? तो उस समय ग्वालियर में था सुल्तान। सुल्तान को ग्वालियर में सूचना मिली कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी का अभियान किया और देवगिरी अभियान में बहुत अधिक खजाना लूट के लाया है। यह सूचना सुल्तान को ग्वालियर में मिली। एक लेखक है यश राय। यश राय ये कहते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली को देवगिरी में जीता था।
अलाउद्दीन दिल्ली को देवगिरी में कैसे? इसलिए कि इतना अधिक खजाना पा गया कि वो दिल्ली को जीतना बहुत आसान हो गया। यदि देवगिरी अभियान अलाउद्दीन नहीं किया होता तो दिल्ली को जीतना बहुत उसके लिए मुश्किल थी। षड्यंत्र, अगर नहीं और षड्यंत्र के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है। अगर वो सीधे टक्कर ले लेता फिर भी हरा देता ना। फिर भी हरा कैसे देता? क्या उसके पास अन्य सेनापति नहीं थे? सेंट्रल आर्मी उसके पास नहीं थी? ये कितनाओं भी हैं तो एक तरह से उत्तर प्रदेश है ना। अब कहो कि उत्तर प्रदेश सीधे जो है केंद्र को चुनौती देके युद्ध पे उतर जाए, क्या उत्तर यूपी पे किसी सिपाहियों को भरोसे उतर जाएगा? एक होमगार्डों को भरोसे हो सकता है उसमें से आधे होमगार्ड अपने गोली मार दें। कितना इन सबों का ट्रेनिंग दिया गया होमगार्डों को आप भी जानते हो। राइफल तो जो रिटायर्ड राइफल है आर्मी की और क्या नाम है पुलिस की, वो दे दी गई इन सबों को। लेकिन कितने होमगार्ड चलाना जानते हैं? कुछ होमगार्डों को तो राइफल होता है, इतने शरीर से बलिष्ठ हैं कि जब वो राइफल टांग लेते हैं तो उन सबका एक तरफ कंधे झुक जाता है। राइफल है पुरानी, वो कै किलो की होती है? उनका 8-9 किलो की होती है। अभी 9 से कहा दो कि चलो टक्कर लेना है भारत की आर्मी के साथ। उत्तर प्रदेश के यही सिपाही हैं, पीएससी है, यूपीपी है, 7 होमगार्ड है। कुछ पीआरडी के जमाने में बंदूक से उनको कोई वास्ता ही नहीं। ठीक है कि योग्य सेनापति है, लेकिन केंद्र होता है, इसलिए षड्यंत्र का सहारा लिया। अब क्या हुआ? दिल्ली देवगिरी को लूट के आके दिल्ली न जाके कड़ा मानिकपुर चला गया। एक और पूछताछ, कड़ा मानिकपुर गया। कभी कभी क्या होता है ना, बुद्धिमान लोग प्रतिकूल अवसर में ही अनुकूल परिणाम लेकर चले जाते हैं। अलाउद्दीन का एक भाई था जिसका नाम था अलमास बेग। इसके माध्यम से पत्र भेजवाया सुल्तान को। सुल्तान से जाके कहा दो कि अलाउद्दीन आपकी अनुमति के बिना देवगिरी अभियान कर दिया और उसी से डरा हुआ है, इसीलिए वो दिल्ली डायरेक्ट आपके पास नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन अकूत खजाना लेके आया है, वह आपको सौंपना चाहता है। और यदि आप चल के उसको मनाएंगे नहीं तो हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी आपके डर के नाते भाग जाए। सबक, क्योंकि दामाद भी था, भतीजा भाई दामाद भी था। इस पे सुल्तान मान गया। कहाँ आने के लिए? कड़ा मानिकपुर आने के लिए मान गया। जब गंगा नदी किनारे सुल्तान पहुंचा, फिर अलमास बेग इससे कहा पूरी सेना के साथ, सेनापतियों के साथ चलेंगे तो हो सकता है डर के मारे फिर भाग जाए। तो इसलिए आप कुछ वफादार लोगों के साथ नाव में बैठ के सुल्तान से अलाउद्दीन से खिलजी से मिलने चलिए। आपका सम्मान करता है, आप उसके ससुर भी हैं और चाचा भी हैं। इस बात को भी मान गया कौन? सुल्तान। सुल्तान मान गया और गंगा के उस पार चला गया। जब गंगा के उस पार गया तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को युद्ध की जैसी कतार में खड़ा किया हुआ था। यही होती है नीति। उधर से इसको ट्रेन करके भेजा है किसी तरह से इस पार चढ़ा के लेके आओ,
सेकंड पॉलिसी हो सकता है कि सुल्तान उस बात पर न मान के अपनी सेना लाव लश्कर के साथ इस पार आ जाए, आदि के नावों का प्रयोग करके। फिर भी मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करने के बाद हम तैयार हैं। अभी वो तो तैयार हो गया नहीं रहा है, नाव से उसकी सेना उतरेगी तब तो हमला होगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के गले मिला। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से गले मिलने का प्रयास किया, तब तक सेटिंग इसकी पहले से ही थी। अलाउद्दीन का अंगरक्षक सलीम सुल्तान पर हमला कर दिया। अलाउद्दीन का अंगरक्षक कौन था? सलीम। सुल्तान पर हमला कर दिया और सुल्तान अभी बच ही पाता तब तक इख्तियारुद्दीन होद, जो उसका दूसरा अंगरक्षक था, सुल्तान के सर को धड़ से अलग कर दिया। गले मिल रहा था दो पर्सनालिटी, सलीम और दूसरा कौन है? इख्तियारुद्दीन। होद हमला किया सलीम और इख्तियारुद्दीन होद क्या किया? सुल्तान के सर को धड़ से अलग कर दिया। यहीं पे स्टेटमेंट जो बर्नी करता है वो कई बार पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट था? अभी सुल्तान के सर से खून टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक करा दिया। इस घटना पे बर्नी कहता है इस घटना पर क्या दिक्कत है यार? देखो आ क्यों नहीं रहा है? इस घटना पर बर्नी क्या कहता है कि अभी सुल्तान सर से खून टपक ही रहा था। और अलाउद्दीन अपना राज्याभिषेक करा दिया। इस तरह से 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का अंत। सही बात है, यदि साम्राज्य और देश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत नहीं था, कुछ भी गलत होता नहीं, समझे। हम गलत साबित कर देते हैं लेकिन कुछ गलत होता नहीं है, और सब के सब परिस्थितियों के अनुकूल होता है। योग्य था, नौजवान था, महत्वाकांक्षी था, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला है। तब चलिए अगला शासक है अलाउद्दीन। खिलजी
1396 से कब तक शासन करेगा? 1316। कुल 20 वर्षों तक शासन करेगा, अर्थात 4 पंचवर्षीय योजना। और 4 पंचवर्षीय योजना में भारत की तस्वीर बदल देगा। बारह 1316 उपाधि। सिकंदर ए सानी। ये उपाधि कई बार पूछा गया है। सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर। यह भी पूछा गया है कि सल्तनत का वह शासक जो सिकंदर का विश्व विजेता बनना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी। विश्व विजेता बनने की चाहत रखने वाला। ये तो अपने ही साम्राज्य में पूरी तरह से किया गया लग रहा है। आखिर अपने साम्राज्य का ही तो विस्तार कर रहा है, तभी तो जाके आगे पूरी दुनिया में फैलेगा। और जब तक शासन का कम था और जो विस्तार किया कम किया थोड़ा ना, दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक पहुंच जाता है, जबकि इसके पहले के सुल्तान बिंद पर्वत को पार करने के लिए वो सोच भी नहीं पा रहे। तो उस समय के अनुसार देखा जाए तो उपखंड विजेता तो है, भूखंड विजेता भारतीय भूखंड जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता है, लगभग उसको तो जीत ही लिया। पूरे उत्तर भारत को जीता। इसके साम्राज्य की सीमा ब्यास नदी तक पहुंच गई। वही तो अफगानिस्तान के कुछ हिस्सा को जो है जीता, संपूर्ण तो नहीं, कुछ हिस्सा को जीता। पूरा पाकिस्तान, पंजाब, बांग्लादेश सब। नक्शा खींचो ना, देखो कितना बड़ा हो रहा है। हाँ, बल्क बैक्टीरिया की तरफ भी जो है ध्यान दिया था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम पूछा है एक बार। मूल नाम क्या था इसका? अली गुरशस्प। इसका मूल नाम था अली गुरशस्प। अगला उपाधि है अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन वादिन मोहम्मद शाह खिलजी। हालांकि एक कभी उपाधि पूछी नहीं गई है, लेकिन लिखना हो तो लिख दो। अबुल मुजफ्फर अगली उपाधि है इसकी। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन वादिन मोहम्मद शाह खिलजी। वादिन मोहम्मद शाह खिलजी, ये इसकी उपाधि है। इसी उपाधि के साथ शासक बना। आगे वो तो होता ही था। अगर जो एंट्री अभी हकीकत में देखना हो तो मझौली के किला में चले जाना। हाँ, जो मेन गेट है, रोड से एंट्री करने के बाद जो किले का गेट है, उस पर देखो ना कितनी बड़ी उपाधि लिखी है राजा की। कम से कम 2-2.5 लाइन में उपाधि है, तब जाकर राजा का नाम आता है वीरभद्र सिंह। सर ये जो पृथ्वी वल्लभ धरती पकड़, हाँ
कश्मीर के वो राजा हरि सिंह, उनका भी नाम 4-5 लाइन है। हाँ, ये उपाधियाँ क्यों ली जाती हैं? अपने आप को बढ़ाने के लिए सर। अरे भाई, पर्यायवाची का जमाना है, शुरू से ही भारत सांस्कृतिक देश। बजरंगबली का जब कितने नाम है, 80 के 180 नाम है, तो पर्यायवाची ही तो है। तो जिस नाम का जितना अधिक पर्याय, वह नाम उतना ही महत्वपूर्ण। ये माना जाता है कि इतने इतने रूपों में हनुमान जी प्रकट हुए। सीता शोक निवारक किनकी उपाधि? सीता शोक निवारक किसकी उपाधि है? हनुमान जी की। ये उपाधि कब उनको मिली थी? सीता ही जब पूरा उनके त्याग दी थी कि राम से मुलाकात हुई, उस समय छोटे बंदर के रूप में पहुंच गए। सीता जी ये बड़ी बड़ी बात कहने लगे, अपना आकार नहीं देख रहे थे। सीता जी कहें, क्या बेटा तुम्हारे से ऐसे सब बंदर है? ये तो सूक्ष्म रूप से गए थे, सूक्ष्म रूप धारण कर गए थे ना। मच्छर मशक समान रूप धर कपिधरी, इस तरह का है ना, मच्छर के समान रूप धर के चले गए कपिधरा ही। लेकिन अपने आप को भूल गए कि आत्मा तो वही है, बजरंगबली वाली। लेकिन वो क्या जानते हैं कि हमारी आत्मा मच्छर के समान शरीर में प्रवेश कर गई है। अब सीता जी दंग रह गए उस समय देखते देखते कि ये मच्छर टाइप का बानर है कि नहीं? इससे क्या होगा? ये मच्छर टाइप का बानर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, कह भी रहा है कि माता परेशान ना हो, हमारे जैसे अनेक बंदर पर श्री राम का श्री राम की सेना में हमारे जैसे अनेक बंदर। अब सीता जी केवल उनको देख रही हैं, पवना बानर। तो वो कह रहे हैं, क्या बेटा तुम्हारे ही जैसे सब है? तब कहे, हाँ एकदम हमारे ही जैसे। तब बजरंगबली को ध्यान आया कि माता तो इस समय चिंता में है कि हमारे जैसे बानरों को तो सांस से खींच लेंगे सब राक्षस। तब अपना रूप पकड़ते हैं, कनक भूधरा कार शरीरा। तब सीता जी को विश्वास होता कि नहीं नहीं, अब जो है राम से मुलाकात हो पाएगी। तो लक्ष्मण प्राणदाता किसकी उपाधि है? उन्हीं की। उस पे देखो, जब उड़ रहे हैं तो पहले चेतावनी दे रहे हैं किसको? सूर्य को, क्योंकि यह भी था सूर्योदय हुआ कि लक्ष्मण गए। लक्ष्मण गए, तो इसलिए जानते हैं कि हो सकता है कि भाई अनेक बाधाएं आने वाली हैं। तो इसलिए पहले जो मेन है, जिनकी रोशनी से इनका जान जाएगा, वो नहीं को पहले जो है समझा दो।